भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी में शामिल होते ही क्यों धुल जाते हैं सभी पाप। 2014 के बाद 25 भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और 23 के मामले में बंद हो गई जांच। लेकिन बीजेपी बनाना चाहती है कानून कि 30 दिन जेल में रहने के बाद 31वें दिन मुख्यमंत्री हो या मंत्री चली जाए कुर्सी। भारी हंगामे के बीच संसद में पेश हुए 3 विधेयक, लेकिन विपक्ष को है मोदी सरकार के नियत पर शक। क्या मोदी सरकार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजकर खेलेगी सरकार गिराने का खेल? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। 20 अगस्त 2025 लोकसभा में बीजेपी या मोदी सरकार ने माफ करिए 3 विधेयक पेश किए। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इनके तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 5 साल या अधिक सजा वाले गंभीर आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसका पद चला जाएगा, अपने आप वो पद से अलग हो जाएगा, यानी वो पद पर नहीं रहेगा। विपक्ष ने इन बिलों को लोकतंत्र विरोधी और विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है। सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बिल की प्रतियां फाड़कर सांसदों ने उछाली। तो क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में है? जी नहीं। सच्चाई यह है कि कोई भी एजेंसी प्रधानमंत्री पर तो कभी हाथ डालेगी नहीं। इसमें प्रधानमंत्री का भी नाम रखा गया है। वो डालेगी तो विपक्ष के नेताओं पर। और अब तक जो रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का, उसमें इस बात पर शक लगातार बढ़ा है कि मोदी सरकार का निशाना कहीं और है। अगर ये कानून बन गए तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है। उसकी कुर्सी जाएगी, सरकार अस्थिर होगी और फिर शुरू होगा जोड़ तोड़ का खेल। यानी प्रस्तावित कानून विपक्ष को निशाना बनाने के लिए है, क्योंकि बीजेपी को उन लोगों के भ्रष्टाचार से कभी कोई परेशानी नहीं हुई जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं ऐसे नेताओं की सूची जिन पर बीजेपी ने ही लगाए थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, लेकिन वे बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। विपक्ष इसे मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल बताता। तो तथ्य यह है कि बीजेपी ने 2014 से अब तक 25 ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जिन पर उसने खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इनमें से 23 नेताओं के खिलाफ अब जांच बंद हो गई है या फिर ठंडे बस्ते में। इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक के पदों पर है। तो कुछ नेताओं की जो इस सूची में हैं, जो बड़े चर्चित हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये तस्वीर हेमंत बिस्व शर्मा की। ये महोदय असम के मुख्यमंत्री हैं और बेहद आग लगाऊ सांप्रदायिक बयानों के लिए इनकी पहचान है। ये कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। 2015 में ये बीजेपी में शामिल हो गए और 2021 में मुख्यमंत्री भी बन गए। इन पर बीजेपी ने आरोप लगाया था 2014 में कि ये शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल है। सीबीआई ने 2014 में इनसे पूछताछ की थी, छापेमारी की थी। फिर गुवाहाटी जल आपूर्ति घोटाला 2010, इसमें तो बीजेपी ने बाकायदा श्वेत पत्र जारी किया था और शर्मा को इस घोटाले का मुख्य अभियुक्त बताया था। और अब जांच ठप पड़ी है और वे असम के मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर पूर्व में बीजेपी का झंडा उठाए हुए। अब जरा महाराष्ट्र की ओर आइए। अजित पवार इस समय डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। वे एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ आए 2023 में और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। उन पर इन्हीं बीजेपी ने सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपए का।
इस सिंचाई घोटाले के आरोप पर ईडी ने मामला भी दर्ज किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने लेकिन अब 2020 में मामला इसका बंद कर दिया था। फिर बीजेपी के सत्ता में वापसी पर यह फिर से खोला गया, लेकिन जैसे ही ये 2023 में एनडीए में शामिल हुए, ये मामला फिर बंद कर दिया। ईडी के लिए अब ये मामला कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने अजित पवार को भ्रष्टाचारी बताने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार को जेल भेजने की बात कही थी, लेकिन जब अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ धोखा दिया, एनसीपी को तोड़ दिया और बीजेपी या एनडीए में शामिल हो गए, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। अब बात करिए महाराष्ट्र के एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की। ये कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2024 में ये आ गए बीजेपी में। अब ये राज्यसभा सांसद हैं। इन पर बीजेपी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का लगातार आरोप लगाती रही कि इन्होंने जो सैनिकों की विधवाओं के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बनती थी उसमें घोटाला किया, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके खिलाफ अब कोई जांच नहीं हो रही है। यानी जिन्हें भ्रष्ट बताया, अब उन्हें राज्यसभा भेजकर माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने सम्मानित किया। महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, वो एनसीपी के काफी कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अजित पवार के साथ चले गए। अब वो राज्यसभा सांसद हैं और एनसीपी जो अजित पवार गुट है उसके कार्यकारी अध्यक्ष। इन पर आरोप लगाया बीजेपी ने एयर इंडिया घोटाले का। ये कभी उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए इन्होंने एयर इंडिया के तमाम जो लाभकारी मार्ग थे जिस पर ज्यादा कमाई होती थी, उन्हें निजी एयरलाइंस को दे दिया और अनुचित लाभ उठाया, ऐसा बीजेपी का आरोप। अब सीबीआई जांच हो रही थी, लेकिन अब ये बीजेपी के साथ हैं, तो सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। यानी कोई कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने इतना आरोप, इतना भ्रष्टाचार का हल्ला मचाया, पर एनडीए में शामिल हुए, सब बात खत्म। महाराष्ट्र के एक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं नारायण राणे। ये वैसे तो मूलतः शिवसेना के थे, फिर ये कांग्रेस में रहे, ये मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, फिर 2019 में ये बीजेपी में चले आए। अभी वो लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, पहले ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी से। इन पर भी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया, बढ़ चढ़ के लगाया, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए। वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर ने कमाल किया और अब ये बिल्कुल धुले पुछे बीजेपी के सम्मानित सांसद हैं। महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल की ओर चलिए, जहां बीजेपी बड़ी कोशिश कर रही है सरकार में आने की। वहां कई नेताओं को जो टीएमसी के थे उन्हें बीजेपी में लाया गया। उसी में थे एक शुभेंदु अधिकारी। ये इस समय बीजेपी के पश्चिम बंगाल में विपक्ष के बड़े नेता हैं। इन पर आरोप बीजेपी ने लगाया था नारदा स्टिंग ऑपरेशन 2014 में, उसमें शामिल होने का, खुलेआम रिश्वत लेने का शुभेंदु अधिकारी पर आरोप। इसमें दिखाया गया था कि कैसे टीएमसी नेता खुलेआम पैसा ले रहे हैं। बीजेपी ने काफी हो हल्ला मचाया, लेकिन 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद अभी तक लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है, यानी जांच में कोई प्रगति नहीं। इसी तरह एक मुकुल रॉय थे, इनका मामला थोड़ा दिलचस्प है। तो जो मुकुल रॉय हैं, ये टीएमसी से बीजेपी में आए 2017 में, और इन पर भी आरोप था नारदा स्टिंग ऑपरेशन में शामिल होने का, रिश्वत देने का, और बीजेपी ने बढ़ चढ़कर आरोप लगाया। लेकिन फिर ये आ गए बीजेपी में 2017 में, और सब मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद किसी केंद्रीय एजेंसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि इनके खिलाफ जांच की जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले टीएमसी में लौट आए वापस। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उन पर आरोप लगाए। तो ये कुछ प्रमाण है जो बताते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर कितनी गंभीर है। गंभीर क्या है? मजाक है। इसलिए जब लोकसभा में 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन विधेयक पेश किया,
तो विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो दुखती रग पर ही जैसे हाथ रखे। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। यानी धर्मेंद्र यादव ने अजित पवार का मामला याद दिलाया। चक्की पीसिंग जैसी बातें चुनाव प्रचार में कही जाती थी, अब वो डिप्टी सीएम। साफ है कि विपक्ष को मोदी सरकार की नीयत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि उसे याद है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों का फायदा बीजेपी ने उठाया था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि केजरीवाल देश के अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया था। उन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। वो जेल से ही सरकार चलाते रहे, काफी आलोचना हुई, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो गिरफ्तारी की है ईडी ने और सीबीआई ने, इसमें ठोस सबूत नहीं है। यानी मसला यह था कि किसी तरह उनको जेल में डालो और पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाए और पार्टी को तोड़ने की कोशिश करो, दिल्ली में सरकार बनाने। इतना बदनाम तो आम आदमी पार्टी को किया ही गया कि फिर वो सरकार नहीं बना पाए दोबारा केजरीवाल, मतलब इस बार। उधर हेमंत सोरेन का मामला और भी दिलचस्प। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार होने की नौबत आई तो सोरेन ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। हैरानी की बात है कि गिरफ्तारी उनकी राजभवन से हुई, जहां वो राज्यपाल को इस्तीफा देने गए थे, और इस्तीफा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वे जेल में नहीं थे। ईडी ने दावा किया कि सोरेन ने रांची में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की, लेकिन 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए ईडी पर जो कड़ी टिप्पणी की, उसको अगर आप जान लें तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह विपक्ष के नेताओं, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ काम करती है। हाईकोर्ट ने कहा, ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने कथित अपराध किया। बरामद दस्तावेजों में ना तो सोरेन का नाम है और ना ही उनके परिवार। यानी जिस जमीन को लेकर उस पर अवैध कब्जे को लेकर आरोप लगाया गया था, उस पर कहीं नाम नहीं था सोरेन या उनके परिवार का। हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि सोरेन के खिलाफ भी साजिश रची गई थी। विपक्ष का यह भी आरोप है कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड पर बीजेपी के करीबी कॉरपोरेट घरानों की नजर। वो चाहते हैं कि वहां बीजेपी की सरकार बने। बहरहाल जनता को यह बात समझ आई और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में मोदी सरकार के इस दावे पर कोई कैसे यकीन करे कि वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें अगर 30 दिन जेल में रहा कोई आरोप लगने के बाद तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। वैसे सवाल यह भी है कि आरोप लगने मात्र से किसी को दोषी कैसे मान लिया जाए। हमने सोरेन के मामले में भी यही देखा। आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है और ईडी और सीबीआई की जो इस समय इमेज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तमाम ऐसी टिप्पणियां हैं जो बताती हैं कि ये सरकार के हाथ की कठपुतलियां हैं। यानी किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल भेज दो, 30 दिन बाद उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा, और फिर वहां पर किसी को भी आप उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दें, पार्टी को तोड़ें और बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बना ले। पीएमएलए जैसे कई कानून हैं जिनमें जमानत मिलना लगभग असंभव है। मोदी सरकार ने ऐसे कानूनी दांव उसमें जोड़ दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जब तक जज को यह विश्वास ना हो कि अभियुक्त निर्दोष है, तब तक वो जमानत ना दे। अरे भाई, जब निर्दोष होने का एहसास जज को हो जाएगा तब तो वो छोड़ ही देगा, फिर जमानत की बात कहां आ गई। तो जमानत को असंभव बना दिया गया और वो भी 30 दिन के अंदर। पहले लोअर कोर्ट में मामला जाता है, फिर हाई कोर्ट पे और तब फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये संभव नहीं है। यानी सीधा मकसद विपक्ष के मुख्यमंत्री को, वहां की सरकारों को अस्थिर करना है और फिर बीजेपी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट,
इस तरफ बढ़ने की कोशिश की। महाराष्ट्र में ऐसा किया भी जा चुका है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई भी पाप कर सकती है, अब इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि बिना घोषित इमरजेंसी लगाए, यानी इमरजेंसी की घोषणा किए बिना मोदी सरकार ऐसे कानून बना रही है जिससे सुपर इमरजेंसी जैसी स्थिति बन जाए, यानी सरकार के हाथ में सब कुछ करने का अधिकार हो जाए। राहुल गांधी बिहार में लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर रैलियां कर रहे हैं। संसद में विपक्ष मांग कर रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उस पर बहस करो। उस पर बहस न करके सरकार ये 3 विधेयक पेश करके हंगामा मचा रही है, मचवा रही है, चाहती है कि हंगामा हो ताकि मूल मुद्दे पर, वोट चोरी पर बात ना हो, ताकि SIR पर बात ना हो। बहरहाल जनता समझदार है और वो सब कुछ देख रही है। लोकतंत्र का अपहरण करना इतना आसान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारा हौसला बढ़ाता है। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।